ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड और एक बार हम यहाँ पे आ जाते हैं, पेज पे आ जाते हैं। दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, दिस इज ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर। जो भी आपने इंस्टॉल किया है वो आपका ऑन प्रोमाइसेस पे रहेगा। प्रीरिक्विजिट्स में आपको एक यूजर क्रिएट करना है पोर्टल पे, 365 पोर्टल पे, और ऑन प्रोमाइसेस के जितने भी यूजर्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो ये कंपोनेंट है। आप देखिए कई सारे कंपोनेंट दिखाई पड़ रहे हैं हमें यहाँ पे। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज होते हैं, पासवर्ड हैश क्या है, पासवर्ड राइट बैक क्या है, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन क्या है, एसएसओ किस काम आता है, कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन का वर्क क्या है, एंड ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स का टास्क क्या है। ये सभी हमने डिस्कस किया था और अभी का जो एजेंडा है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल। अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे और साथ ही साथ जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, जितने भी ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, उन सभी ऑप्शंस को हम क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करके इनका रियल टाइम में जो यूसेज है वो रियल टाइम का यूसेज देखने वाले हैं। ऑन प्रोमाइसिस डोमेन हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था और इस पे कुछ यूजर्स क्रिएट करने हैं हमें। ऑन प्रोमाइसिस एडी के ऊपर कुछ यूजर क्रिएट करने हैं एंड देन वी कैन ट्रांसफर द ऑल, नॉट ट्रांसफर, हम इनको सिंक्रोनाइज करेंगे अपने 365 पोर्टल के ऊपर, ताकि आप ऑन प्रोमाइसिस से भी और क्लाउड से भी, दोनों लोकेशन से अपने यूजर्स को मैनेज कर पाओ। ऑफिस 365 का पेज भी ओपन कर लेते हैं मीनवाइल, बिकॉज जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो हम सर्विसेज मूव करके ले जाएंगे, वो हम ऑफिस 365 के पोर्टल पे ले जाएंगे, ताकि आप अपने यूजर को किसी भी लोकेशन से, ऑन प्रोमाइसेस हो या क्लाउड का हो, किसी भी लोकेशन से आप आसानी से इसको हैंडल कर पाओ। दिस इज आवर एजेंडा, ये हमारा एजेंडा है और इसी एजेंडे पे हम लोग टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद द माइक्रोसॉफ्ट 365 पेज। और उस माइक्रोसॉफ्ट 365 पेज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर का पैनल ओपन करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द अनदर टास्क। जो भी सिंक्रोनाइजेशन का कॉस्ट टास्क होगा, वो सिंक्रोनाइजेशन की एक्टिविटी हम यहाँ से परफॉर्म करने वाले हैं। दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पेज। अब डायरेक्टली हम चलेंगे यहाँ पे, वी जस्ट नीड टू ओपन द एडमिन सेंटर और अंडर द एडमिन सेंटर वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर। आइडेंटिटी पे क्लिक करोगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस पेज पे जहाँ पे हमें इंटर एडमिन सेंटर का पैनल मिल जाएगा। दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर और यहाँ पे हम यूजर्स के बारे में बात कर चुके हैं, एसएसपीआर वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं यूजर्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए कि कैसे हम अपने यूजर्स को सिंक्रोनाइज करेंगे। ऑलरेडी हमारा एक डोमेन सिंक्रोनाइज है, हमने लास्ट टाइम सिंक्रोनाइज करके देखा था क्या? नहीं देखा था सर। अच्छा, कोई भी सिंक्रोनाइजेशन एक्टिविटी हमने नहीं परफॉर्म की। वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, ताकि आपको सारे स्टेप्स मालूम हो जाए किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है, ऑन प्रोमाइसेस से चीज़ों को कैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे हम सिंक्रोनाइज कराने का काम करते हैं। वेरी बेसिक स्टेप रिक्वायर्ड, ऑल्दो इस पे हमने एक एडी कनेक्ट इंस्टॉल कर रखा था, तो लेट मी रिमूव इट, ताकि हम आपको फिर से दिखा सकें कि कैसे यूजर्स को सिंक्रोनाइज किया जाता है। लोकल कंप्यूटर से क्लाउड पे कैसे इनको आसानी से हम अपने यूजर्स को ले जाने का काम करते हैं, हम कैसे इनको सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे। बैक टू 365 पोर्टल और यहाँ पे हम फिल्टर लगा देते हैं, क्योंकि कुछ इंजीनियर्स जो हैं, कुछ कैंडिडेट जो हैं, इसमें टास्क परफॉर्म किए हैं, अपने यूजर्स को सिंक्रोनाइज करके देखा है। So let me delete all the data that synchronized from on premises. इनको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको फिर से आसानी से समझा सकें कि कैसे क्या क्या स्टेप इस्तेमाल किया गया है। अभी अपने पास जितने भी यूजर्स हैं वो हमारे सिर्फ क्लाउड के यूजर हैं, ये सभी यूजर्स हमने क्लाउड पे क्रिएट कर रखा है, ऑन प्रोमाइसेस पे ऐसे कोई यूजर नहीं है। ऑन प्रोमाइसेस यूजर को हम क्लाउड में सिंक्रोनाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडी कनेक्ट। डोमेन कंट्रोलर हमारा यहाँ पे रेडी है, इसके अंदर जो एडी कनेक्ट का टूल है उसको हम रिमूव कर देते हैं, ताकि हम आपको फिर से स्टेप्स दिखा सकें कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है रियल इन्वायरमेंट के केस में, एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। अगर हम प्री रिक्विजिट की बात करें तो प्री रिक्विजिट में बहुत बेसिक सा टास्क आपको इस्तेमाल करना है। यू मस्ट नीड टू डाउनलोड, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टूल डाउनलोड करना है एडी कनेक्ट का। बट उसके पहले आपको एक यूजर क्रिएट करना है माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर, और उस यूजर को आप मेंबर बनाएंगे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का।
ऑन प्रमाइसिस पे सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का इस्तेमाल करेंगे, बट पोर्टल के ऊपर आप एक फटाफट से यूजर बना लीजिए. ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ यूजर, बट लेट मी क्रिएट अनदर यूजर दैट यू अंडरस्टैंड. न्यू यूजर पे जाओ आप. यहाँ पे हम यूजर बना लेते हैं विद नेम ऑफ राज, थोड़ा सा यूनिक. और teachmecloud.net हमारा डोमेन है, उसी डोमेन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं. राज इज ऑल्सो अवर डिस्प्ले नेम. हम यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं टेम्परेरी वाला. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. नो नीड टू डू एनीथिंग. असाइनमेंट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद एड रोल पे जाओगे. एड रोल पे जाने के बाद ये ऑप्शन है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का, आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करो. ये मेंबर बन गया हमारा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का. और यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट. राज यूजर हमारा रेडी है विद राइट्स ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर. तो पहली बार आपने यूजर क्रिएट किया है तो टेम्परेरी पासवर्ड के साथ है, विच इज रिक्वायर्ड टू रीसेट द पासवर्ड. आप यहाँ पे राज यूजर का पासवर्ड रीसेट करो. और साथ ही साथ कोशिश करो कि आप इस पे एमएफए भी कॉन्फ़िगर करो, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि जब आप बिना एमएफए के यूजर से का इस्तेमाल करके ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर के यूजर को सिंक्रोनाइज करोगे ना, तो इट मे बी क्रिएट प्रॉब्लम. तो हम यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. आई वांटेड टू सेट अप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. यहाँ पे हम एमएफए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और एमएफए कॉन्फ़िगर करने के बाद वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अवर एनवायरनमेंट. इसी यूजर के जरिए हम अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी यूजर्स को सिंक्रोनाइज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के थ्रू. यू जस्ट नीड टू अप्रूव. यहाँ पे जो भी हमारे पास कोड आया उसको अप्रूव करेंगे. प्लस वी मस्ट नीड टू प्रोवाइड अनदर कॉन्टेक्ट डिटेल, जिसमें आप डुअल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तैयार कर रहे हैं. दो मेथड, एक आपका ओटीपी वाला मेथड हो गया और एक आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप वाला मेथड हो गया. It will send you one code in the sense 6 digit of OTP, जिसके जरिए आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर को सॉरी आई मिस कॉन्टेक्ट नंबर, सो लेट मी proceed with another contact number 99. ठीक है, यहाँ पे हमें कोड मिलेगा और उस कोड के थ्रू हम अपना दूसरा मेथड भी इस पे अप्लाई करेंगे. 090324, ये हमारा ओटीपी आया, उस ओटीपी को हमने प्रोवाइड कर दिया. डन, एवरीथिंग इज ओके. यहाँ पे हमने एमएफए तैयार कर दिया. अगला जो स्टेप मांगेगा वो बोलेगा कि आप पासवर्ड को रीसेट करो. यू हैव टू रीसेट द पासवर्ड. आप अपने इस यूजर का पासवर्ड आप रीसेट करेंगे. आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टेम्परेरी पासवर्ड. टेम्परेरी पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद यू शुड चेंज द पासवर्ड. जो भी आपको परमानेंट पासवर्ड देना है वो पासवर्ड आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे. This is the prerequisite everyone. So you should know about the concept. ये prerequisites हो गया. और now let's proceed to set up our hybrid environment. उसके पहले आप एडी पे चेक कर लो कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं. यहाँ पे जितने भी यूजर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दो ऑल यूजर्स क्रिएटेड बाय अस डायरेक्टली फ्रॉम पोर्टल. पोर्टल से हमने इन यूजर्स को क्रिएट कर रखा है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस. लोकल एडी पे आ जाते हैं. दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर. ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर जो हमने इंस्टॉल किया है उस डोमेन का नाम है cloud.com. और इस पे हमने एक मल्टीपल यूजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल यूजर्स, और इन सभी यूजर्स को हम क्लाउड के साथ ऐड करने का काम करने वाले हैं. गो टू द टूल्स. ऑन प्रोमाइसेस एडी में एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स का पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे यूजर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक AWS का यूजर है, एक टाटा का यूजर है और एक टेलनेट के यूजर है. 3 यूजर हमने ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट कर रखे हैं. cloud.com हमारा डोमेन है जिससे हमारे सारे यूजर्स जुड़े हुए हैं. हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इन सभी यूजर्स को क्लाउड पे ले जाएं. प्रीरिक्विजिट पे एक बार जाते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या है. क्लाउड की तरफ से जो प्रीरिक्विजिट थी वो हमने फुलफिल कर दी. क्रिएट यूजर, मेक इट मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, प्लस ऑन प्रोमाइसेस एडी पे हमने ADDS सर्वर इस्टेब्लिश किया. यहाँ पे अपने इंटरनेट का स्पीड चेक करना है. 20 to 25 Mbps की इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए. डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट और उसी AD कनेक्ट के टूल के जरिए हम अपने सारे यूजर्स को सिंक्रोनाइज करेंगे. एवरीथिंग इज ओके. लोकल सर्वर पे हैं हम, अपने ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर पे हैं. एंड इन ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टास्क, जिसमें
गूगल क्रोम ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसी गूगल क्रोम के जरिए हम अपना टूल डाउनलोड करेंगे, विच इज डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट। ये हम टूल डाउनलोड करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट है। ऑलवेज ट्राई टू डाउनलोड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइट। बहुत छोटा सा टूल है, आई थिंक 150 MB के आसपास का टूल है, जो आपको स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, इमीडिएटली हो जाएगा। अब आप इस टूल को, माइक्रोसॉफ्ट इंटरकनेक्ट MSI 146 MB का टूल था, आप इसको ओपन कराओ। नॉट ओनली द ओपन, आप इसको रन कर दो, इंस्टॉलेशन पे लगा दो इसको। और इंस्टॉलेशन में जो भी स्टेप्स हमें फॉलो करने के लिए बोलता है, वी नीड टू प्रोसीड एंड इंस्टॉल। हम इसको क्या करने वाले हैं, प्रोसीड करके इंस्टॉल करने वाले हैं। ओपन द पेज एंड डाउनलोड, डाउनलोड पे AD कनेक्ट का टूल। नेक्स्ट, इंस्टॉल हो चुका था तो चलो कोई नहीं, हम इसको रिपेयर कर देते हैं। सारे स्टेप्स वही रहेंगे जो हम इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अभी हमें दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। दिस इज द एक्चुअल पेज। यहाँ पे ओके, प्रोग्राम फाइल में इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो यू आल्सो नीड टू डिलीट द इंफॉर्मेशन। दैट इज द रीजन, क्योंकि इसमें हम पहले से इंस्टॉल कर चुके थे, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। AD कनेक्ट का एजेंट पहले से दिखा रहा है कि आप डाउनलोड कर चुके थे। तो AD कनेक्ट से रिलेटेड जो भी टूल्स है उनको हम हटा देंगे। अदरवाइज हमें एक नया डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा। Let me try to proceed it again. ओके, सो ये हमारा सिस्टम जो है विच इज एसोसिएटेड विद, ये सर्वर हमने पहले जोड़ा था एज्योर पोर्टल के साथ। दैट इज द रीजन वी आर नॉट एबल टू डू दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत छोटा सा टाइम लगेगा इसमें। आई एम जस्ट गोइंग टू सेट अप अ न्यू डोमेन कंट्रोलर, ताकि हम आपको बेस से बता सकें। एक डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश करते हैं इन सर्वर 2019। क्रिएट न्यू सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ATDS सिंक्रोनाइजेशन सर्वर। लोकेशन हम दे देते हैं अपने SSD, जो भी हमारा स्पेस खाली है। VMSSD में क्रिएट अ न्यू AD फोल्डर बना लेते हैं, इसी में हम सारा कुछ इंस्टॉल करने वाले हैं। 2 कोर ऑफ प्रोसेसर, रैम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं ताकि हम जल्दी से इसको इंस्टॉल कर पाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और क्रिएट। 60 GB ऑफ हार्ड ड्राइव इनफ है। क्रिएट योर वर्चुअल मशीन एंड देन टर्न ऑन योर VM। अप्लाई द ISO इमेज, जो आप ISO इमेज यूज करना चाहते हैं। We just need to select ISO image of server 2019। यहाँ से फाइंड कर लेंगे सर्वर 2019 का इमेज जो सॉफ्टवेयर में है, ऑल सॉफ्टवेयर में जाकर के सर्वर इमेज पे जाएंगे और 2019 को हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ क्लिक ओके, वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। मशीन को रीस्टार्ट करो, आप वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करना है आपने, और बूट फ्रॉम CD।
जो आपका CD DVD आएगा इससे बूट कराते हैं एंड लेट्स प्रोसीड। AD का इंस्टॉलेशन सभी को आता है? कैन यू प्लीज कंफर्म हाउ वी कैन इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी इन एनी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम? किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होते हैं? Anyone, can you please guide the entire steps that require to install operating system, install it? हेलो I can hear you. Please go ahead. सर, सबसे पहले तो एक आपके पास आईपी होना चाहिए, स्टैटिक आईपी। ठीक है। उसके बाद डोमेन होना चाहिए, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए आपके पास, और उसका इमेज होना चाहिए ओएस का। ठीक है। हम्म, नहीं, ओएस तो हमारा और ऑलरेडी रन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऑलरेडी रन कर रहा है। उस ओएस के अंदर हमें एडीडीएस की सर्विस इंस्टॉल करनी है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करनी है, सिंपल सा। सर्वर में, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सर्वर में एडी इंस्टॉल करने के लिए हाँ, तो एड रोल में जाके उसको, उसमें एडीडीएस सर्विस को टिक करते हैं, टिक करके उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। उसमें वो सिसवॉल वगैरह फोल्डर क्रिएट होता है एक। ठीक है, करेक्ट। तो एडीडीएस इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। फिर यहाँ पे यूजर्स वगैरह क्रिएट करके वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। सर अभी हमको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो हमको फिर ये जो एडी एडी का ये सर्वर बनाना है, तो ये हम हमारे इस पे बना के फिर ये अपने ऑफिस 365 में इसको कर सकते हैं क्या? आप का जो लैपटॉप है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सर मेरे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन 4 GB रैम है। एनी एज्योर पोर्टल पे कोई अकाउंट वगैरह आपने बना रखा है क्या? अजूर पोर्टल पे नहीं सर, लेकिन बना लेंगे, अगर चाहिए तो बना लेंगे। ये सेम इसमें मैंने ट्राई करने को देखा, क्या मुझे कोई वीएम क्रिएट करने आ रहा है क्या अपने अकाउंट में, तो वो इधर अपने अकाउंट में नहीं हो रहा है सर। एज्योर में विंडोज 10 या विंडोज 11 इंस्टॉल करके, वर्चुअल एक इंस्टॉल करके उसमें सर्वर इंस्टॉल करेंगे, डायरेक्ट सर्वर ही उसमें अपना बनाएंगे। वर्चुअल मशीन पे वर्चुअलाइजेशन नहीं सपोर्ट करता। अगर आप वर्चुअल मशीन पे क्रिएट करोगे ना, उस पे हाइपरवाइजर नहीं चलेगा या वीएमवेयर वर्कस्टेशन वगैरह का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुद एक वर्चुअल मशीन इस्तेमाल कर रहे हो ना। वर्चुअलाइजेशन के ऊपर वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट नहीं होता, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में होता है, बट यहाँ पे इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके सर, तो डायरेक्ट उसमें सर्वर ही बना लेंगे कोई। हाँ, आपको डायरेक्ट सर्वर वर्चुअल मशीन क्रिएट करना पड़ेगा, जो भी क्रिएट करना पड़ेगा वो सर्वर वर्चुअल मशीन क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप क्लाउड पे या फिर लाइक AWS या एज्योर पे, अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप 8 GB रैम पे भी है, 8 GB रैम पे भी है ना, तब भी काम चल जाएगा। 8 GB रैम के ऊपर आप एक वर्चुअल मशीन सर्वर 2012 की बना सकते हैं, सर्वर 2016 2019 की आप क्रिएट कर सकते हैं। उस पर ADDS इंस्टॉल करके सारी चीजें क्रिएट हो पाएगी। लाइक आप ADDS बनाओगे, यूजर बनाओगे, ग्रुप बनाओगे, सब कुछ आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड और यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि इस पे VMware टूल्स इंस्टॉल करो। VMware टूल इंस्टॉल करने के बाद आपको सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस पे ADDS को प्रमोट करेंगे और साथ ही साथ VMware टूल्स को भी इंस्टॉल करने का काम करेंगे। सर्वर हमारा रेडी है, बट AD इंस्टॉल करना है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी के बिना आपका सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि AD कनेक्ट का जो काम रहता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कि जो भी ऑन प्रोमाइसेस AD के यूजर्स हैं उनको हम सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। ठीक है, नेटवर्क भी आ गया। आप इस पे राइट क्लिक करो VM पे और इंस्टॉल VMware टूल्स का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे और VMware टूल्स में आप अपने माई कंप्यूटर को ओपन करो। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद ये आपका DVD ऐड हो जाएगा और इसको करो आप इंस्टॉल। VMware
VMware टूल क्या होता है? ड्राइवर्स का कलेक्शन होता है, बहुत सारे ड्राइवर्स इसमें हैं। उन ड्राइवर्स को एक साथ इंस्टॉल करने के लिए VMware टूल्स को इंस्टॉल करना जरूरी है। ग्राफिक का हो गया, आपका नेटवर्क का रिलेटेड ड्राइवर हो गए, है ना, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उन सभी ड्राइवर्स को आप इसमें आसानी से क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर देते हो। आई एम नॉट गोइंग टू रीस्टार्ट राइट नाउ क्योंकि हमें इसमें AD इंस्टॉल करना है। तो AD इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ही बेसिक से स्टेप इस्तेमाल करने हैं। प्रमोट करना है उनको, AD इंस्टॉल करके उसको प्रमोट करना है, एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द अनदर स्टेप। सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन करोगे, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके वी जस्ट नीड टू ओपन द पेज ऑफ सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड। और इस सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड के ऊपर यू आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन, जिसमें रहेगा पहला ऐड रोल एंड फीचर्स। टूल्स पे क्लिक करो आप, मैनेज पे क्लिक करो, ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक करो। नेक्स्ट, दिस इज द पैनल वेयर वी कैन प्रोसीड। नेक्स्ट और यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन ADDS जो है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, इसको आपने इंस्टॉल किया, नेक्स्ट किया और इंस्टॉल। पहला ऑप्शन इंस्टॉल है, दूसरा ऑप्शन प्रमोट है। दूसरे ऑप्शन में क्या करने वाले हैं, हम इसको प्रमोट करने वाले हैं। इन प्रोग्रेस। मतलब प्रमोट का मतलब क्या हो गया सर? प्रमोट करना, प्रमोट का मतलब जहां पे आप डोमेन का नेम वगैरह दोगे ना, जहां पे आप डोमेन का नेम दोगे। अभी तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है जहां पे डोमेन नेम पूछे। जब आप प्रमोट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उस केस में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप क्या नाम देना चाहते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर का, ठीक है। जी तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, पहले ये हमारा इंस्टॉल हो जाए, और इंस्टॉलेशन के बाद हम इसको प्रमोट करेंगे विद एनी नेम, cloud.com, class.com, abc.com, xyg.com। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी ये हमारा हो गया इंस्टॉल। अभी हमने क्या किया, इसको इंस्टॉल किया। आगे हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। प्रमोट के लिए आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। जी प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, क्लिक करो। ये वो पैनल है जहाँ पे हमें सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ऐड न्यू फॉरेस्ट पे जाओ, डोमेन नेम आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे ना cloud.com इस्तेमाल करने वाले हैं, या लेट मी सेटअप class.com। यहाँ पे हम डोमेन जो इंस्टॉल कर रहे हैं विद नेम ऑफ class.com। और सर क्लाउड पे ये हमने कौन सा डोमेन खरीद रखा है? जी सर। इसमें क्लाउड। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन है, जो आप डोमेन कंट्रोलर, tgclouds.com। ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो सर डोमेन कंट्रोलर है ना, ये क्या है डोमेन कंट्रोलर? और ये जो एड और न्यू फॉरेस्ट फिर क्या हुआ? ये तो थोड़ा न्यू डोमेन, आप एक कंपनी को हैंडल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप जी के पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, मतलब क्लाइंट का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं आपकी कंपनी में, ठीक है। जी जी सर। एज ए कंपनी ऑनर, आपने हर एक बंदे को, जो भी हमारे यहाँ काम करता है, जो भी आपकी कंपनी में काम करेगा बंदा, आपने उसको वर्क स्टेशन प्रोवाइड कर रखा है या फिर उसको लैपटॉप दे रखा है। जी वर्क स्टेशन या लैपटॉप का जो यूजर है ना, वो आपका AD यूजर होना चाहिए। वो बंदे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। वो किससे लॉगिन करेंगे? डोमेन के यूजर से लॉगिन करेंगे हमेशा। दे मस्ट नीड टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। वो डोमेन के यूजर से लॉगिन करेंगे, पहला। अच्छा। इस यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। एक है ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, दूसरा है ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, और तीसरा है ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। तीनों का सर बताओ, मैं सर बताओ, क्या कह रहे हो? सर मैं बताऊं क्या? हाँ प्लीज बता दो। एड ए न्यू फॉरेस्ट मीन्स हम जब भी हमारा पहला डोमेन कंट्रोलर, कंपनी का कोई भी इन्वायरमेंट का पहला डोमेन कंट्रोलर हम इंस्टॉल करेंगे तो हम चूज करेंगे ऐड ए न्यू फॉरेस्ट।
ऐड अ न्यू फॉरेस्ट मतलब ये अपना एक जंगल तैयार हो रहा है नेटवर्क का। तो पहले वाला ऑप्शन जो है ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, वो जब भी हम पहला डोमेन कंट्रोलर या पहला ये एडी यूज करेंगे तो हम ये ऐड अ न्यू फॉरेस्ट यूज करेंगे। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ऐड अ न्यू डोमेन इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, तो इसको हम एक सेकेंडरी डोमेन अगर हमको डिप्लॉय करना है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लेंगे, ऐड अ न्यू डोमेन टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। और थर्ड वाला ऑप्शन जो है जब हमको चाइल्ड डोमेन यूज करना है या इंस्टॉल करना है तो हम ये थर्ड वाला ऑप्शन यूज करेंगे कि एक डोमेन में बहुत सारे डीसी हो सकते हैं, तो उसको वो एज ए चाइल्ड डोमेन एक्ट करेंगे। तो वो केस में हम थर्ड वाला ऑप्शन यूज करेंगे, मींस वो सबसे पहले वाला। ऐड अ न्यू फॉरेस्ट मतलब है कि आपका एक डोमेन, एक कंपनी क्रिएट हो रहा है, आपके कंपनी के अंदर फिर डोमेन कितने भी हो सकते हैं। एक कंपनी तैयार हो गया abc.com, और abc.com पूना में भी है, abc.com जयपुर में भी है, abc.com दिल्ली में भी है। तो पहला abc.com का जो सर्वर क्रिएट होगा वो होगा एज अ फॉरेस्ट, और उसके बाद में फिर वो डोमेन के अंदर अगर हम कोई डीसी डिप्लॉय, समझो अगर दिल्ली डोमेन के अंदर हमको एक डीसी यूज करना है तो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम यूज करेंगे। कौन सा बराबर। वो जो एड और डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन? यस यस यस। फिर ये वाला एड डोमेन, और ये डोमेन कंट्रोलर क्या है फिर? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डोमेन कंट्रोलर हमारा नेटवर्क, कंप्यूटर और डिवाइस, इसका कलेक्शन होता है और यूजर्स का। डोमेन मीन्स आपकी वो आपका जो यूजर वगैरह क्रिएट होता है उसमें प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हो, कोई डिवाइसेस इंस्टॉल कर सकते हो, बस यही है। ऐसा कोई कंसेप्ट ज्यादा वो ये है नहीं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। डोमेन अपने आप में बहुत बड़ा, लाइक बहुत सारी सर्विसेज को कंटेन करके रखता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। टोटल जो कंप्यूटर होते हैं इन्वायरमेंट में ना, जो भी मशीनें आप इस्तेमाल करते हो, अगर आप उस मशीन की प्रॉपर्टीज को ओपन करके देखोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा। जैसे ये अपने पास सिस्टम है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करता हूँ, रन में जाके sysdm.cpl मेंशन करके एंटर करता हूँ ना, तो आप देखिए हमारे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज आ गई। ये हमारा कंप्यूटर नेम हो गया और ये यहाँ पे एक दिखाई पड़ रहा है वर्क ग्रुप। चेंज पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, एक बोल रहा है मेंबर ऑफ और दूसरा बोल रहा है आपका वर्क ग्रुप का। ठीक है, जो मशीनें वर्क ग्रुप में रहती हैं वो ऑनर रहती हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। मतलब कोई भी दूसरा कंप्यूटर उस सिस्टम के ऊपर पॉलिसी, डेलीगेशन, परमिशन नहीं लगा सकता। ठीक है, जी जी। कंपनी में एक डोमेन बनाया जाता है, सर्वर पे केवल इंस्टॉल होता है, बाकी जगह नहीं इंस्टॉल कर सकते आप उसको। एक डोमेन कंट्रोलर आप इंस्टॉल करोगे और उस डोमेन कंट्रोलर बनाने के बाद, जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या नाम दे रखा है, क्लास नाम दे रखा है। अब एक मशीन पे हमने class.com मेंशन करके दे दिया। अब हमारे पास 100 कंप्यूटर हैं जो कि विंडोज 10 पे काम कर रहे हैं। 100 मशीनें हैं जो विंडोज 10 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरा ये बेस मशीन है, ये मेरा बेस मशीन है, विंडोज 11 है ये बेसिकली। अगर मैं इस system.cpl ओपन करूं तो हमारा विंडोज 11 किस पे रन कर रहा है अभी? वर्क ग्रुप पे रन कर रहा है। और अगर हम इसको चेंज करते हैं और डोमेन पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे? class.com लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे class.com? क्योंकि हमें उससे जोड़ना है इसको। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे class.com से, हमारा कंट्रोल खत्म। इस मशीन से हमारा पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। जो भी अच्छा। कंट्रोल करेगा वो हमारा डोमेन कंट्रोलर करेगा। इस वजह से कंपनी में डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर किया जाता है। हाँ जी, बोलो। सर वो आपके एप्लीकेशन पे एक वो सर्वर वाला वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा था ना, उसमें पहला क्वेश्चन था कि क्या मैक को हम लोग एडी में कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो मेरे को मालूम नहीं है, थोड़ा बता दीजिए ना। हाँ, डेफिनेटली मैक मशीन को भी एडी का पार्ट बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं अपने एम्प्लॉय को,
और वो मैक मशीन भी कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। जो भी आपका डोमेन कंट्रोलर है ना, जिस भी मशीन पे आपने डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश किया, उसको हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडी। मैक भी हो जाता है, लिनक्स भी हो जाता है, विंडोज भी हो जाता है। डोमेन एक ऐसा सेटअप है, डोमेन एक ऐसा एक ऐसी सर्विस है जो हर एक कंप्यूटर को कन्वर्ट कर देती है। सर उसके लिए जैसे एक लोकल इन्वायरमेंट में अगर हम मैक पे यूज कर रहे हैं, लिनक्स भी यूज कर रहे हैं और विंडोज भी यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रॉक्सी सर्वर का जरूरत पड़ेगा कि बिना प्रॉक्सी नहीं का भी हो नहीं जाता है? नहीं नहीं नहीं, अभी प्रॉक्सी वगैरह पे नहीं जाते। आपके पास एक एडी होना चाहिए, इनफ है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है ना, एडी सर्वर के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। चलो, तो बैक आ जाते हैं, अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे सर्वर इंस्टॉल करते हैं। अब इन तीनों ऑप्शन में इसका इस्तेमाल कब करेंगे? ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। इसका इस्तेमाल तब करोगे जब आप एक सर्वर की कई सारी कॉपी बनाना चाहते हो। एक सर्वर की कई सारी कॉपी बनाना चाहते हो। क्यों? आप छोटा सा सोचो, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन टर्म में सोचो कि एक सर्वर आपने इंस्टॉल किया, 100 यूजर आपने बनाए, 100 यूजर्स यू क्रिएटेड, 100 क्लाइंट मशीन है, 100 बंदे आते हैं ऑफिस में, डेली काम करते हैं, वर्क स्टेशन पे आते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर से लॉगिन करते हैं और वो अपना डेली का रूटीन, जो भी उनका टास्क है, वो टास्क परफॉर्म करते हैं। मतलब 100 बंदे एक डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। 100 बंदे एक डोमेन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हैं। अगर इस सिचुएशन में आपका मेन डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है, तो डोमेन अकेले का नुकसान नहीं होगा, आपके सर्वर का नुकसान नहीं होगा, बाकी जितने भी 100 कंप्यूटर्स हैं वो लॉग इन नहीं कर पाएंगे। जो 100 कंप्यूटर्स हैं वो लॉग इन नहीं कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि सर्वर नहीं है, उनको यूजर नहीं मिलेगा। अब 2-3 डोमेन बना के रखते हो कि एक समय में जरूरी नहीं कि दोनों डोमेन खराब हो। एक डोमेन खराब होगा, एक डोमेन डाउन होगा, दूसरा डोमेन हम जो मशीन है उससे हम बाकी चीजों को मैनेज कर लेंगे। इसी वजह से कंपनी एक से ज्यादा सर्वर को स्टैब्लिश करती हैं, जिसको हम बोलते हैं एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ऑल राइट प्लीज। यस सर। यस तो सर। ये चाइल्ड डोमेन बनता है, ये एडीसी बनता है, और ये पीडीसी बनता है। पीडीसी बोलते हैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, रोड डोमेन कंट्रोलर या प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, दोनों एक ही बात है। अब आप प्रोसीड करो क्लास पे, क्योंकि नया डोमेन बना रहे हैं, तो हम प्रोसीड करेंगे पहले क्लास पे और नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ये इंस्टॉल होता है, वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द अनदर ऑप्शन। चलिए, दिस इज द अनदर पैनल। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है हमें। यहाँ पे सिंपल सा हमें केवल पासवर्ड प्रोवाइड कर देना है डीएसआरएम का। और डीएसआरएम पासवर्ड क्या होता है? डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर्ड मोड। डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर्ड मोड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर्ड मोड की? जब आपका डोमेन बैकअप लेते हो ना, जब आप डोमेन का बैकअप लेते हो या रीस्टोर करते हो ना, सो उस केस में रीस्टोर के टाइम पे इसकी जरूरत पड़ती है, इस पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। चलो, वो अलग का मीनिंग है। इंतजार करते हैं, ये हाईलाइट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ये प्रोसीड होता है, वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। हो गया सर, पासवर्ड डालने में। अब यहाँ पे आप डीएसआरएम का पासवर्ड दे दीजिए। तो कोशिश आपको यही करना है कि जो हमारा मेन यूजर का पासवर्ड है वही दें, ताकि हम कोई कंफ्यूजन ना हो। पासवर्ड देने के बाद आप इसको नेक्स्ट करो और इंस्टॉल कर दो। प्रीरिक्विजिट चेक करेगा, ये आपका नेट बायोस नेम आइडेंटिफाई करेगा और फिर हमें अगले स्टेप पे मूव करा देगा।
सर अगर हम DSRM पासवर्ड भूल जाते हैं तो कुछ ऑप्शन है कि उसको रीसेट वगैरह कर सकते हैं? DSRM पासवर्ड अगर हम भूल जाते हैं तब प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, क्योंकि यूजर का तो पता है पर DSRM का नहीं यूजर पता। नहीं, यूजर में तो सर्विस अकाउंट के थ्रू हम रीसेट वगैरह कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। हाँ, लेकिन DSRM पासवर्ड में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ओके, बट वो हो जाता है सर रिकॉर्ड। हाँ, रिकवर हो जाता है। चलिए, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, और जैसे ये इंस्टॉल होगा डेफिनेटली मशीन रीस्टार्ट होगी हमारी। और रीस्टार्ट होने के बाद हम इस पे क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट यूजर, और उन सभी यूजर्स को जो यहाँ पे तैयार करेंगे, उन सभी यूजर को हम अपने क्लाउड पे ले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ AD कनेक्ट। सर एक क्वेश्चन था। हाँ इसके पहले वो 3 पाथ बताया था NTD वगैरह का, तो वो जो पाथ है वो हमेशा सेम ही रखना है ना, हमको कभी चेंज नहीं करना है ना, जो डिफॉल्ट है उसको ही रखना है हमेशा, करेक्ट? कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हो आप? अभी सर ये जो आपने नेक्स्ट नेक्स्ट किए ना, तो उससे पहले वो 3 पाथ बताते हैं NTD फोल्डर्स वगैरह करके। हाँ हाँ हाँ, उसको चेंज नहीं करना है, वो डेटाबेस हाँ, फोल्डर बनते हैं बेसिकली, यस 3 यस। डेटाबेस फोल्डर बनते हैं, उनको सेम ही रखना है, उसमें कोई चेंजेस आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, और रियल टाइम में भी सेम वैसे ही होता है सर, कभी चेंज नहीं करते हम उसको? नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करके रखते हैं अपने प्रोग्राम वाली फाइल से। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। चलो, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, दिस इज द फाइनल स्टेप दैट यू हैव टू वेट। यहाँ पे फाइनल स्टेप है, यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। AD का थोड़ा बहुत लाइक एज आइडिया, यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन वगैरह आपको कम से कम आने चाहिए। You should know about the procedure to install Active Directory domain services, और AD इंस्टॉल करने के बाद जो यूजर्स मैनेजमेंट होता है ना, वो यूजर्स मैनेजमेंट भी आपको आने चाहिए। ऑल गुड? यस यस सर। यस सर। तो यूजर को मैनेज करने के लिए सर आप तो सिखा देंगे ना कि कैसे मैनेज करना है? हाँ, कोई नहीं, एक डेडिकेटेड इसमें सेशन रख लेंगे जिसमें आपको AD वगैरह के चीजों को समझा देंगे। जी हाँ जी। सर, क्योंकि इंटरव्यू में है ना, ये ऑफिस 365 के इंटरव्यू में ये DSRM का पूछते हैं सर, ये हर इसमें इसको यूज कैसे करना है। तो अच्छा, DSRM पासवर्ड ना? यस यस सर, ये हम्म। पूछते हैं कि DSRM क्या होता है, क्या, और वो यूज कैसा होता है। अभी करेक्ट मेरा करेक्ट। कल एक इंटरव्यू हुआ सर, और एक हम्म। उसमें लगभग 99% मेरे चांसेस थे सेलेक्ट होने के। अभी तक उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया है मुझे, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि जो मैंने मीन्स वो हमने देखा ही नहीं, नहीं क्या, मीन्स एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था उसने मुझे कि शेयर्ड मेल बॉक्स में अगर यूजर के वो यूजर के साथ हम शेयर करते हैं ना, जब भी शेयर्ड मेल बॉक्स, तो हम्म। यूजर उसके भी आप में अगर मेल सेंड कर रहा है, बट वो यूजर के सेंड आइटम में आ रहा है, शेयर्ड मेल बॉक्स के सेंड आइटम में नहीं आ रहा है। क्योंकि एज अ शेयर्ड मेल बॉक्स तुमने मेल सेंड किया, तो वो शेयर्ड मेल बॉक्स के सेंड आइटम में आना चाहिए। तो वो पूछ रहे थे कि वो सीन क्या होता है और उसको कैसे रिजॉल्व करोगे, क्या। तो मैंने एक वीडियो में देखा था करके मैं बोल पाया उनको कि शेयर्ड मेल बॉक्स की सर्विस में कॉपी एज का ऑप्शन होता है। जब भी आप उसको मेल सेंड करोगे तो वहाँ पे आपको वो शेयर्ड मेल बॉक्स के इसमें जाके कॉपी कॉपी एज का ऑप्शन चूज करना होता है। अगर वो करोगे तो यूजर के भी सेंट आइटम में वो मिल जाएगा और शेयर्ड मेल बॉक्स के भी सेंट आइटम में जाएगा वो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है सर, मैं आपको वो क्वेश्चन जो इंटरव्यू के क्वेश्चन मुझे पूछे गए हैं ना, वो मैं हम्म। आपको सर पर्सनली इस पे व्हाट्सएप पे ये करता हूँ और ग्रुप में भी डालता हूँ कि सबको भी वो हेल्प हो जाएगा कि क्या क्या पूछा जाता है, नहीं क्या। हाँ ज्यादा ठीक है करके ठीक है ठीक ज्यादा है। करके तो ये AD का ही पूछते हैं सर। राइट। चलो, स्टिल इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। अभी जब सर हम वो आउटलुक ये इसमें जाएंगे तो हमारा ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, शेयर मेल बॉक्स वगैरह तो ऑलरेडी क्लियर है,
बट हम्म इन डेप्थ हमको और मालूम पड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि जब आप शेयर्ड मेल बॉक्स वगैरह एक्सचेंज एडमिन सेंटर से क्रिएट करते हो ना, तो उसमें ज्यादा ही मतलब कई सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं दैट यू कैन मैनेज। हाँ, तो अभी तो हमारा वो बचा है, तो हमारे लिए थोड़ा अभी तो डिफिकल्ट जा रहा है जो अतुल भाई पूछ रहे हैं, बट जब वो हमारा हो जाएगा तो काफी इजी हो जाएगा हम लिए। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। अभी अभी वाले टॉपिक पे ध्यान देते हैं और नहीं, डेफिनेटली करेक्ट जो है करेक्ट। विल नहीं, ये ऑल्सो सिर्फ हेल्प यू। इंस्टॉलेशन हो रहा था ना सर, इसके लिए बात चल रही थी, नहीं जब तक वो ठीक है खुद ठीक तो है। बात चलते रहे। हाँ नहीं, कूल कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं। In progress, need to wait for a few more minutes। ठीक है, ये हमारा हो गया इंस्टॉल। डेफिनेटली मशीन हमारी रीस्टार्ट होगी, सो वेट फॉर अ फ्यू मोर मिनट। जैसे ही सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होकर आता है, टर्न ऑन होता है, वी आर गोइंग टू क्रिएट यूजर्स। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूजर्स को क्रिएट करने वाले हैं। और यूजर क्रिएट करने के बाद राइट, हम सिंक्रोनाइजेशन का काम करेंगे। वी आर गोइंग टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस एडी टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। स्टिल इन प्रोग्रेस, क्योंकि ईडी इंस्टॉल करने के बाद ना थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें चीजों को क्लियर करने का। सर एक क्वेश्चन था मुझे। हाँ जी जो प्लीज। सर आपने ये वर्चुअल मशीन क्रिएट की है अपने मैक पे, तो अगर मुझे ये मेरे विंडोज पे क्रिएट करना है, तो इसका हम्म कुछ है कि आपके पास शॉर्ट वीडियो वगैरह के मैं कहाँ से वीएमबी कैसे? वीएमबी वर्कस्टेशन का, कैसे वीएमबी वर्कस्टेशन इस्तेमाल करेक्ट करते हैं। करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, उसका मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप मुझे शेयर कर दोगे तो मैं उसको फॉलो करके, क्योंकि मेरे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छा है सर। मुझे अ- 32 GB रैम है मेरा, और SSD है, ग्राफिक कार्ड है, तो गेमिंग लैपटॉप है ये मेरा। तो इसमें मैं ट्राई करूंगा कि वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर दूं। कूल। अगर आपके पास 32 GB रैम बेस्ड मशीन है, दैट्स रियली अगर गुड आपके पास दैट हो यू तो सर कैन। वो प्रोवाइड कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है। I'll share you all detail, जो भी चाहिए आपको, सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर व्हाट वी कैन से दैट उसका आईएसओ इमेज वगैरह चाहिए, तो आई कैन शेयर विद यू। ओके सर, थैंक यू। एडी इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज एक साथ रन करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मे बी कि थोड़ा सा स्पीड में फर्क पड़े, बट अभी एक दो बारी जैसे ही लॉगिन करोगे आपका लाइक काम करना स्टार्ट हो जाए।
और सर सेकेंडली हमने वर्चुअल मशीन पे किया है, तो ये थोड़ा इम्पैक्ट स्लो हो ही गया। अगर हम इसके अलावा अगर क्लाउड वगैरह पे करते इंस्टेंट वगैरह पे, थोड़ा तो फास्ट हो जाता मुझे लगता है। हाँ, अगर इस कॉन्फ़िगरेशन का क्लाउड पे परचेज करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा ही ऑप्शन लाइक ज़्यादा ज़्यादा तेज रहता है इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल वर्चुअल मशीन। हेलो। हाँ, आई कैन हियर यू प्लीज। एक इंटरव्यू में मेरे को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हम लोग डेस्कटॉप में स्क्रिप्टिंग कौन सा यूज करते हैं जो कॉमन होता है। तो मैंने बताया था कि जावा होता है, पीएचपी होता है, सी प्लस प्लस होता है। तो वो बाद में पूछा कि नहीं कॉमन कौन सा होता है, मेरे को मालूम नहीं था। नहीं नहीं नहीं, जब ये सारी वो तो चीजें लैंग्वेज हो गया। डेवलपर के लिए ये कोड है, इनका इस्तेमाल आर्किटेक्ट नहीं करते, एडमिन इंजीनियर नहीं करते। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये सब टास्क परफॉर्म करें। अगर हम स्क्रिप्टिंग की बात भी करते हैं ना, एजुकेशन था डेस्कटॉप डेवलपर का। हाँ ये सारा डेवलपर का काम है। अगर हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं ना, तो आप पावर सेल स्क्रिप्ट मैनेज करते हो, ठीक है। हाँ, पावर। पावर ओके। सेल के जरिए और आप टेम्पलेट पहले बनाते डॉस हो, यूज उसको करते थे अपलोड ना। करते हो। सॉरी, शुरू शुरू में डॉस यूज होता था, डॉस, एमएस सीएम डॉस। सीएमडी के थ्रू होता था, एंड नाउ यू कैन प्रोसीड विद लाइक आवर पावर सेल स्क्रिप्ट। चलिए, अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इज रेडी। class.com हमारा डोमेन है और इसमें सारी प्रीरिक्विजिट हमें फुलफिल करनी है। जो प्रीरिक्विजिट्स हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पे कुछ यूजर्स क्रिएट करें। यूजर्स क्रिएट करने के बाद वी आर गोइंग टू इंस्टॉल एडी कनेक्ट टूल, और फिर उस एडी कनेक्ट टूल के जरिए जितने भी यूजर्स होंगे उनको क्लाउड पे सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे। यहाँ पे चलिए हम कुछ यूनिक से यूजर तैयार करते हैं। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही है, यूनिक यूजर क्रिएट करते हैं। टूल्स में जाओ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर और कंप्यूटर्स पे जाओ, ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के केस में। यहाँ पे आप class.com पे क्लिक करो, यूजर्स पे जाओ। कोई यूजर नहीं क्योंकि अभी जस्ट आपने तैयार किया है। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट क्लिक हियर, न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद यूजर पे जाते हैं और पहला यूजर हम बनाते हैं टाटा के नाम से। फर्स्ट यूजर आई एम गोइंग टू क्रिएट विद नेम ऑफ टाटा, ठीक है। पहला यूजर हम टाटा के नाम से बनाते हैं। दूसरा यूजर हम बनाते हैं टेलनेट के नाम से। और एक दो यूजर और बना लेते हैं ताकि आपको कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन करके दिखा सकें। यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं अपने यूजर को। एक और यूजर टेलनेट हो गया, एक AWS के नाम से भी बना लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हमारे हो गए 3। ऑन प्रोमाइसेस पे रन करने वाले यूजर 3 हो गए। और अब हम इन तीनों यूजर्स को सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं, टाटा, टेलनेट, AWS। चलिए क्लोज करते हैं इसको। और क्लोज करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, टेस्ट रहेगा कि आप अपने सिस्टम पे ना ऑन प्रोमाइसेस जो डोमेन है, इस मशीन के ऊपर गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लो, कई सारी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। आई एम गोइंग टू इंस्टॉल VMware टूल्स, सॉरी, टर्न ऑफ द enhance सिक्योरिटी फीचर्स। इनहैंस सिक्योरिटी फीचर को हम कर लेंगे टर्न ऑफ। अब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के जरिए ही गूगल क्रोम को इंस्टॉल करिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रोम इंस्टॉल करना है। वी जस्ट नीड टू डाउनलोड द क्रोम।
रन, जरूरत पड़ेगी इसकी हमें, तो we just need to proceed with the all activity we are going to perform with the help of Google Chrome. ठीक है, पहला स्टेप क्या था, पहले भी हमने डिस्कस किया, डाउनलोड Azure AD Connect, बट आपको करना है डाउनलोड Microsoft Intra Connect। गलती से भी इंटरव्यूअर को Azure AD Connect मत बोलना, ठीक है, because Azure AD Connect now converted into the Microsoft Intra Connect। छोटा सा टूल है that you can download immediately। ये हो गया हमारे पास 126 MB का, 146 MB का, and now you can proceed and install। अब आप क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक and proceed to install। ठीक है, इंस्टॉलेशन पे हमने इसको प्रोसीड किया। एक और नोट करो इसमें, 1916 ओल्ड वर्जन पे जब भी आप सर्वर एडी कनेक्ट इंस्टॉल करोगे, ओल्ड वर्जन के डोमेन पे जब आप एडी इंस्टॉल करोगे तो आपको ये एरर आएगा। अगर आप 2022 पे या 25 पे इंस्टॉल करोगे तो ये एरर नहीं आएगा। उसका रीजन है 2008, 12, 16, 19 पे जो TLS का वर्जन है वो है 1.0। 2022 पे और 25 पे जो TLS का है वर्जन वो है 1.2। और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट का टूल है ना, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट का टूल सपोर्ट करता है 1.2 के मशीन को। कोई दिक्कत नहीं, इस पे भी एक्टिवेट हो जाएगा, इसको भी हम इनेबल कर पाएंगे। आप इस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, गूगल क्रोम से ओपन कराओगे इसको, और ये आपको रीडायरेक्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। एंड माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन होगा यहाँ पे, पूरी की पूरी कमांड है, पावरशेल स्क्रिप्ट टू इनेबल TLS 1.2। कॉपी कर लो इसको और इसी कंप्यूटर में पावरशेल ओपन कर लेना है आपको। पावरशेल ओपन करके रन कर देना है, ठीक है। विद इन मिनट आपका ये जो एरर था ना वो हट जाएगा। ऑल राइट प्लीज, ये TLS यस यस 1.2 इंस्टॉल किया, कमांड आपको आसानी से मिल जाएगी, कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, मैं कॉपी करके आपको भेज भी दूंगा। अब आप इसको कर दो एग्जिट और एक बार डबल क्लिक करो इसी पे। अब आप देखिए एरर चला गया है। अब आप इस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करो, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक्सप्रेस सेटिंग, और ये आपसे पूछेगा कि यू शुड प्रोवाइड ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो हमने कौन सा यूजर बनाया ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, राज raj@teachmecloud.net, ये आपने हमने दे दिया। सर अगर हमारा ऑफिस 365 में एक से ज्यादा अगर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हो तो हम किसी एक का दे दें यहाँ पे तो चल जाएगा? कोई भी ग्लोबल हो, करेक्ट करेक्ट। कोई भी हो, ग्लोबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका यूजर जो है क्लाउड का हो पहला, और दूसरा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर हो। चलिए हम इसको अप्रूव करते हैं अभी लॉगिन करने के लिए। ये पहला पासवर्ड दिया हमने, अब यहाँ पे दूसरा पासवर्ड मांगेगा ये,
दूसरा पासवर्ड ये रहेगा जिसमें आप class.com/administrator और अपने लोकल डोमेन कंट्रोलर का जो ऑन प्रीमाइसेस पे है उसको आप उसका पासवर्ड दे देंगे। सो सर मतलब पहला हमने दिए कनेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी मतलब ऑफिस 365 का, और अब हम दे रहे हैं कनेक्ट टू एडीडीएस मतलब जो हमने अभी लोकल एडीडीएस इंस्टॉल की है उसका एडमिन का यूजर और पासवर्ड। ये दूसरा पासवर्ड जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का करेक्ट करेक्ट, समझा। है ना, और जो पहला पासवर्ड है वो किस चीज का है? ऑफिस 365 ग्लोबल के ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का, एडमिन के। जो पोर्टल पे करेक्ट। हमने तैयार किया था। ठीक है। हाँ। अब आप देखो यहाँ पे ये class.com का डिटेक्ट कर दिया। क्यों डिटेक्ट कर पाया? क्योंकि ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे हमने अपने एडमिन को डिस्क्राइब किया, दैट इज द रीजन ये आइडेंटिफाई कर दिया कि नहीं, ये आपका जो डोमेन है वो class.com है और वो मैच नहीं कर रहा है। किससे मैच नहीं कर पा रहा है? teachmecloud.net डोमेन से। दोनों अलग अलग हो गए। ऑन करेक्ट। प्रोमाइसेस का डोमेन अलग हो गया, क्लाउड का डोमेन अलग हो गया। इसलिए ये कह रहा है कि भाई ठीक है, आप अपने रिस्क पे विदाउट मैचिंग जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है। कई बार क्या होता है, क्लाइंट जो है वो पूछता है कि अगर आपका डोमेन ऑन प्रोमाइसेस पे दूसरा है ओके। और क्लाउड पे आपने दूसरा डोमेन खरीद रखा है, दोनों अगर अलग हैं तो क्या आपका यूजर सिंक्रोनाइज होगा या नहीं होगा? ठीक है। यस। और अगर सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है, अगर सिंक्रोनाइज होता है तो जो यूजर्स हमारे मूव करेंगे उसका नाम क्या होगा? ओके सर। अगर सिंक्रोनाइज होता है तो उसका यूजर का नाम क्या होगा सिंक्रोनाइजेशन के बाद? ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो एवरीवन जस्ट वांटेड टू क्लियर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपका यूजर नेम ऑन प्रोमाइसेस पे क्या है और क्लाउड पे डोमेन नेम क्या है, ऑन प्रोमाइसेस पे डोमेन नेम क्या है। दोनों केस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम आपको तब फेस करने को मिलेगी जब आप यूजर को क्लाउड पे सिंक्रोनाइज करोगे और क्लाउड का जो डोमेन नेम होगा ना वो ऑन microsoft.com पे होगा। ठीक है, मतलब क्लाउड पे जब ये यूजर सिंक्रोनाइज होके जाएंगे वो किस डोमेन से ऐड होंगे? ऑन microsoft.com पे। और कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय की ईमेल आईडी ऑन microsoft.com पे नहीं चाहती या नहीं लगाना होता। अब देखिए यहाँ पे ज्यादातर जो यूजर्स हैं वो हमारे .NET से जुड़े हैं, मतलब हमारे डोमेन से जुड़े हैं। लेकिन अगर आप अपना यूजर बिना यूपीएन के मैच किए हुए क्रिएट करते हो, सो ऐसी सिचुएशन में आपके यूजर्स तो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, बट वो क्या होंगे? ऑन microsoft.com से होंगे। फिर उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। ओके। हम ठीक है, नहीं का मैच कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू एंड प्रोसीड टू इंस्टॉल। सारी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं एंड इंतजार करते हैं कि हमारे यूजर्स जो है सिंक्रोनाइज हो। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें सिंक्रोनाइज होने में। और जैसे ही हमारे सारे यूजर्स सिंक्रोनाइज हो जाते हैं क्लाउड के ऊपर, वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से यूजर्स हमें क्लाउड पे दिखना स्टार्ट होते हैं। प्रोसीजर में कोई क्वेश्चन जो हमने यूज किया प्रोसीजर, उसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन प्लीज?
तो सर अब जो हमने ये यूजर बनाए class.com, ये जब क्लाउड पे चले जाएंगे तो वो ऑन microsoft.com हो जाएंगे। हाँ, यूजर्स आपके सारे ऑन microsoft.com पे हो जाएंगे, ओके। ओके क्योंकि सर आपका समझ। डोमेन मैप नहीं कर रहा है ना, आपका यूपीएन मैप नहीं कर रहा है, यूजर प्रिंसिपल नेम मैप नहीं कर रहा है, तो 100% आपका जो यूजर होगा वो किससे जुड़ डिफॉल्ट जाएगा, ऑन माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट से जुड़ जाएगा। फिर आपको मैनुअली करना पड़ेगा, तो मैनुअली में तो बहुत टाइम लगेगा, छोटे कम यूजर हैं तो चल जाएगा, बट इफ यू हैव अ मोर देन लाइक एज 1000 users, so then काफी प्रॉब्लम। तो सर और रियल टाइम जब होता है, जैसे अभी कोई कंपनी है XYZ, और वो जो क्लाउड पे मूव करती है, उनको सिंक करना है, तो उनके दोनों भी डोमेन सेम ही होते रहेंगे, करेक्ट? नहीं भी है तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जरा सर उसी बताना ना सॉल्व नहीं, कैसे हाँ करते हैं वो उसको। है ना, इसमें कंटेंट तो हमने दे रखा है ना, जो ओके। ऑल्टरनेट यूपियन सफिक्स है वो उसी का सॉल्यूशन है, जो ऑल्टरनेट ओके। यूपियन सफिक्स है उसी को हम उसका सॉल्यूशन मानते हैं, उसी के जरिए हम इसको रिजॉल्व करने का काम करते हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए, इट इज इन प्रोग्रेस, you have to wait for a few more minutes. चलो, बिना किसी एरर के हमारा ये इंस्टॉल हो गया। अब आते हैं हम अपने बैक ऑफिस 365 के पेज पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। डोमेन का डिटेल आ गया, बट अभी कोई भी यूजर नहीं दिखे, क्योंकि इट्स नॉट मैंडेटरी कि इमीडिएटली सारा का सारा यूजर्स आपको देखने को मिल जाएगा। यू शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, लाइक 2 से 3 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। सर तो इसका कुछ ऐसा है क्या, एज पर डॉक्यूमेंट कुछ के कितना टाइम लिमिट होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये इन चीजों पे नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए 30 मिनट का टाइम लेता है, उसका उसका डॉक्यूमेंट है। ओके सर। एक बार पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके यूजर्स यहाँ पे आ गए। वी आर एबल टू फाइंड द यूजर्स जो हमने सिंक्रोनाइज किए थे, वो यूजर्स आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। AWS बनाया था, टाटा बनाया था, टेलनेट बनाया था। अगर आपको अभी कंफ्यूजन लग रहा है कि नहीं हम कैसे इतने सारे यूजर्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएं, तो आप ऐड फिल्टर का ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको विच इज रिलेटेड टू ऑन प्रेमाइसेस सिंक इनेबल, इसको ओके करो। अब आपको सारे यूजर्स यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल गुड, यस सर। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यूजर दिखना स्टार्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि जितने भी डिवाइसेस थी हमारी, जितने भी यूजर्स हमने ऑन प्रेमाइसेस पे बनाए थे, वो सारे लाइक एज ए यूजर्स सक्सेसफुली हमारे पास क्लाउड पे सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। दिस इज द एक्चुअल टास्क।
ओके सर। Any Sir. question, any doubt? Yeah. सर ये जितने यूजर हैं वो 365 एडमिन सेंटर में दिखेंगे क्या विदाउट लाइसेंस ऐसे? हाँ हाँ, दोनों जगह पे मिलेंगे। एक बार क्लाउड पे चला गया तो आपको Okay. यहाँ पे भी मिलेगा, और माइक्रोसॉफ्ट 365 के जो यूजर का पैनल है, एक्टिव यूजर पे जाके देखोगे, यहाँ पे भाई आपको टाटा वगैरह और AWS यूजर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये लाइसेंस इंटीग्रेट वो यहाँ पे हम लोग असाइन कर लाइसेंस देंगे। आपको देना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे AWS तो आ गया, बट ये ऑन microsoft.com से जुड़ा हुआ है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपका यूपीएन मैच नहीं कर रहा है, और वार्निंग भी दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट इंटरकनेक्ट ने कि भाई आप एक बार देख लो, यू आर नॉट ऑथराइज टू मेक अ कनेक्शन। ठीक है, आपका यूजर तो सिंक्राइज हो जाएगा, बट आपने क्लियर करके चलना है कि बाद में कि ये यूजर्स जो है आपका सिंक्राइज होगा किससे, 365 के पोर्टल से, विद नेम ऑफ ऑन microsoft.com। अगर आपको कंपनी नेम से जोड़ना है तो यू हैव टू प्रोसीड विद अनदर वे। सर अभी ये तो हमारे ऑन प्रेम के यूजर इसमें दिख रहे हैं ना। अभी ये जो ऑफिस 365 के हमारे यूजर्स थे, ये भी ऑन प्रेम पे दिखेंगे ना हमको? वन वे सिंक्रोनाइजेशन, ओके। वन वे। ये क्वेश्चन पुट अप करेगा इंटरव्यूअर भी, आपसे पूछेगा कि चलो ठीक है, आपने यहाँ से यूजर्स तो सिंक्रोनाइज करके दिखा दिए, व्हाट अबाउट ऑन प्रोमाइसेस? जो क्लाउड के यूजर हैं, क्या वो ऑन प्रोमाइसेस पे जाएंगे? तो क्लियर नहीं जाएंगे, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन वे सिंक्रोनाइजेशन, नॉट बोथ वे सिंक्रोनाइजेशन। ये आपका वन वे सिंक्रोनाइजेशन होगा। क्लियर? यस सर। बस इसका पासवर्ड जो है वो सिंक हो सकता है। आ रहे हैं उस पे भी बात करेंगे। ऐसे नहीं, बिना प्रूफ के हम नहीं बोलेंगे कि पासवर्ड कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। उसके लिए आपको और भी चीजें डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट होगी। ओके सर, और वो भी बताओगे आपके डोमेन कैसे चेंज करना है? हाँ हाँ, डोमेन, कस्टम डोमेन ओके यूपीएन सफिक्स है। एक बार आप करेक्ट। क्लियर करो कि ये जो सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट हमने किया है, इसमें कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नहीं सर, मेरी तरफ से तो ऑल क्लियर है। 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, अभी तो नहीं उसके सर, बाद ऑल जब तक क्लियर। हम करते नहीं ना इसको, तब तक हमको कुछ ये नहीं दैट इज होगा। द रीजन, दैट इज द रीजन आप मैंडेटरी इसको इम्प्लीमेंट करो। ऐसे नहीं चलेगा, मतलब यू शुड इम्प्लीमेंट इट, देन यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि भाई हाँ कैसे होगा ये, है ना। तब बहुत यस सारी सर। चीजें आएंगी, एरर आएगा, सॉल्व करोगे, है, तो जाके ये चीजें मैनेज हो पाएंगी। और जब तक एरर नहीं आएगा, आपको फिर मजा भी नहीं आएगा कि नहीं सारी चीजें आसानी से हो जाए, तब भी दिक्कत है। थोड़ा सा एरर आएगा तो यू रियलाइज कि ठीक है, हमने उसको रिजॉल्व किया, इसमें कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए। ऑल गुड? यस सर। चलो, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ना कई सारे पॉइंट मेंशन किए थे। चलो ये तो हो गया, ये तो ये हुआ कि रट्टा मार लिया था हमने, और सर्विसेज को हमने क्या किया, आपस में अटैच कर दिया। एक रट्टा के थ्रू जो भी हमें याद था वो सारी चीजें हमने अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर दी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आपको बैकएंड पता होना चाहिए। अभी मैं जो जुड़ा हूँ इंटरनेट से, वो मैं केवल वाईफाई रूटर से कनेक्ट कर रखा हूँ। अगर मेरा कंप्यूटर, ये जो सर्वर बना रखा है, अगर ये फायरवॉल से होता ना तो एरर आ जाता, क्योंकि फायरवॉल इनबाउंड सिग्नल को अलाउ करेगा, तब आपके डेटा को ट्रांसफर होगा, जब आपका डेटा ट्रांसफर होके बाहर जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन होगा इंटरव्यूअर का, एडी कनेक्ट आता है? एडी कनेक्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंक्राइज कर पाते हो, वेल गुड। बट कौन सा प्रोटोकॉल है जो आपके एडी यूजर्स को सिंक्राइज कराने में मदद करता है? वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके जरिए आप अपने ऑन प्रेमाइसिस एडी के यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के यूजर तक ले जाने का काम करते हैं? समझ में आई चीजें? यस सर। ऐसी यस सर। सिचुएशन आती है तो आप सिर्फ ये बोलोगे कि दो प्रोटोकॉल है मेनली जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला है सर्विस बस, SMM सर्विस SM सर्विस सर्विस बस, और दूसरा है HTTPS। ठीक है, ओके
सर्विस बस की जो कोड रहता है, सॉरी इनबाउंड पोर्ट रहता है 9453 रहता है, और HTTPS का पोर्ट नंबर क्या है? 443 443 है ना। सो ये हमारे पास हो गया इसके लॉजिकल पोर्ट की। आपको ये अलाउ करना पड़ेगा इनबाउंड पे, अगर फायरवॉल है, अलाउ इनबाउंड, ठीक है। अगर आपको कोई छोटे मोटे एरर्स दिखाई पड़ते हैं तो आप एक बार अपने फायरवॉल टीम से जरूर ये पूछ लेना। इनबाउंड्स क्या है सर? इनबाउंड आउटबाउंड दो होते हैं। और ये है क्या? मैं ये बताऊं सर? सिग्नल्स होते हैं जो आपके सर्विसेज को मैनेज करने के लिए काम में आते हैं। अच्छा, हम्म। जी जी। तो मतलब सर ऐसा है कि जब भी हमको अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे तो हमको सब में पहले हमारे फायरवॉल टीम से ये दोनों में से एक पोर्ट ओपन करवाना है, तो ये हमारा प्रॉपर होगा, वरना वो एरर तो शो करेगा ही करेगा। एक बार फिर से रिपीट करो। नहीं सर, मैं ये कह रहा था, जब भी हम अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये टास्क परफॉर्म करेंगे तो हमको हमारी फायरवॉल टीम से ये दोनों में से कोई भी एक पोर्ट तो मिनिमम ओपन करवाना है, वरना वो नहीं वर्क करेगा, हम एडी का एंट्रा आईडी वाला कनेक्ट नहीं करेगा, करेक्ट। एग्जैक्टली। वो एरर दे देगा, उससे बेटर यही है कि हमको पहले से उसका रिजोल्यूशन मालूम है, तो कम से कम ये मैंडेटरी है तो ये कर लो। दोनों रहना चाहिए कि दोनों में से एक रहना चाहिए सर? मीन किस केस में? ये जो HTTPS और सर्विस बस प्रोटोकॉल जो पोर्ट नंबर है वो दोनों इनेबल होना चाहिए या दोनों में से कोई एक इनेबल होगा तो हो ना ना जाएगा? ना ना, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म। ओके, वही दोनों चीज। रिस्पॉन्सिबल है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जी जी। ठीक है ना। एक से नहीं होगा ना, कई सारी ओके। चीजें रहती हैं, डबल पे काम करती हैं, कई सारी उस पे काम करते हैं, तो यू शुड यूज मिनिमम 2। और सर ये डिफॉल्ट है, मतलब हमको इसी से रन करना है, इसके सिवा कोई दूसरा पोर्ट ओपन करके नहीं चलेगा वो। नहीं 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 नहीं, ये तो ओके। फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं पोर्ट है। मैं समझ गया सर, जैसे अब वो डिफॉल्ट ही है, उसमें हमको ये दो चीज चाहिए, मतलब चाहिए एज पर कंप्लाइंस, कुछ नहीं कर करेक्ट, सकते। करेक्ट। ओके सर। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो कहने का मीन्स है कि जो बिल्डिंग है, मान लो कि बिल्डिंग नंबर जो होता है दूसरे बिल्डिंग में जाकर थोड़ी हम लोग परमिशन रहेगा काम करने के लिए, इसीलिए ये पोर्ट नंबर रहता है कि हाँ इसी के थ्रू ये एक वे हो जाता है, रास्ता हो जाता है, करेक्ट या इसी करेक्ट, के थ्रू समझा, ये होगा। समझ गया। ग्रेट। इनबाउंड आउटबाउंड इसी पे काम करता है कि जैसे मान लो कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जब तक हमारा आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होगा, हालांकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एंट्री लेते हैं तो सिक्योरिटी रहता है कि नहीं, वही हम्म। इनबाउंड तो जाने के लिए तो हमको देखता है कि हाँ ये बंदा इस कंपनी का है, तो वो जब तक अलाउ नहीं करेगा तब तक हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम्म। आउटबाउंड है कि आउटबाउंड तो है कि एक बार वेरीफाई हो गया मेरा आइडेंटिटी, तो आने के लिए तो कोई ये नहीं रहता कि हाँ ये बंदा इसमें पहले से काम करता ही है, तो इसीलिए आउटबाउंड को क्लोज रखा जाता है और इनबाउंड को पे सर्विसेज को वेरीफाई किया जाता है कि कोई भी एंट्री ले ओके तो आने के लिए तो कोई आ सकता है। ओके ओके। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है अपने पास पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। अभी क्वेश्चन ये आया था ना कि चलो मान लीजिए यूजर तो हमारे जा चुके हैं क्लाउड पे, ठीक है। जो भी आपने यूजर बनाया, यहाँ पे AWS बनाया, टाटा बनाया, टेलनेट बनाया, इनका आपने एक पासवर्ड दे रखा था, फॉर एग्जांपल cloud@123, ठीक है। ये आपने पासवर्ड दे रखा था, इसका भी आपने दे रखा था cloud@123। अब इन पासवर्ड को लोकल डोमेन से या लोकल एडी से क्लाउड तक को पहुंचाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना यूजर के साथ साथ, वो होता है पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। ये कौन करता है? पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। ऑन प्रोमाइसेस एडी का पासवर्ड, ऑन प्रोमाइसेस एडी में जो यूजर का पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर किया था, उसको क्लाउड तक ले जाने की जिम्मेदारी पासवर्ड हैश की होगी। ये आपको क्लियर लेकर चलना है, ठीक है। अब दूसरा होता है कि अगर आपने उसी यूजर का पासवर्ड
माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल से रीसेट करना है आपको, उसी यूजर का पासवर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 से रीसेट करना है। तो आपके एडी कनेक्ट में ना एक टूल होता है, आपके एडी कनेक्ट में एक टूल होता है, इस टूल को बोलते हैं, एक सर्विस को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, इस सर्विस को बोलते हैं पासवर्ड राइट बैक। अगर आपको ये पासवर्ड क्लाउड से रीसेट करना है, जैसे टाटा यूजर है या टेलनेट यूजर है, ठीक है, cloud@123 इसका पासवर्ड, cloud@123 पासवर्ड। अब आप पोर्टल से इसको रीसेट कर रहे हो और आप चाहते हैं कि जो रीसेट किया हुआ पासवर्ड लोकल डोमेन पे भी हाईलाइट हो, तो इसके लिए पासवर्ड राइट बैक का ऑप्शन आता है। क्लियर? जी सर, लेकिन अभी ये करके दिखाएंगे ना सर? हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है पासवर्ड हैश और पासवर्ड राइट के बैक के बारे में, तो क्या बोलोगे? मुझसे पूछेंगे तो? हाँ, किसी से भी पूछेंगे तो क्या हम रिप्लाई क्या देंगे? मैं ये बोलूंगा कि पासवर्ड हैश हैश वो जो सिंक है ना, वो तो माइक्रोसॉफ्ट 365 पे जाके हम इसको रीसेट करेंगे, और पासवर्ड जो राइट बैक है वो जो क्लाउड पे रहेंगे उस पे जाके हम रीसेट करेंगे। थोड़ा और मॉडिफाई करो, हम्म। और मॉडिफाई करके बोलना है आपको, टेक्निकली चीजें ऐड करो। What about other? Anyone, can you please try? Password hash and password right back. Password hash is responsible for on-premises when we change on-premises password. Password, हाँ. So that time password hash in the picture. हाँ, And when we नहीं, you need to also add कि जब हम ऑन प्रोमाइसेस से पासवर्ड को रीसेट करेंगे तो वही पासवर्ड क्लाउड पे ले जाने की जिम्मेदारी पासवर्ड हैश की होगी। yes sir. और राइट बैक? Write back is responsible for when we reset the password from from cloud. That password is sync with password write back. ऑन प्रोमाइस, ग्रेट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पासवर्ड हैश ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड पे ले जाएगा, पासवर्ड राइट बैक क्लाउड से ऑन प्रोमाइसेस पे ले जाएगा, सिर्फ पासवर्ड, यूजर नहीं। ठीक है, कई बार क्या होता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे पासवर्ड रीसेट करना है बट पोर्टल से, क्योंकि एडी एक्सेस में नहीं है हमारे, आई डोंट हैव एक्सेस ऑफ एडी ऑन ऑन प्रोमाइसेस, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हम क्लाउड हमारे पास है, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, और जो एडी डोमेन कंट्रोलर है वो ऑफिस में अवेलेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या इस्तेमाल करोगे? पासवर्ड राइट बैक का इस्तेमाल करोगे। जी जी सर, अब समझ में आ गया सर, मुझे भी क्लियर। ठीक है, जी कहाँ से जी जी। होगा? बहुत छोटा सा स्टेप है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एडी बनाया, उसमें एडी के अंदर एडी कनेक्ट का टूल इंस्टॉल किया, सारा कुछ इंस्टॉल करने के बाद अब आप देखिए ये जो पैनल है इसको डबल क्लिक करो आप, इसी पैनल को कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो और आप यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, आपने क्लिक करना है चेंज साइन इन पे, क्लिक करना है नेक्स्ट पे। राज का पासवर्ड आपके पास सही है, जो कि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर था, आप उसका पासवर्ड दो, एमएफए अप्रूव करो, और फिर आपको पासवर्ड राइट बैक, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड हैश, तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हम इसको फटाफट से अप्रूव करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर पेज पे जा सकें जिस पेज के लिए हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अब आप देखिए इसमें कितने ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। पासवर्ड हैश दिखाई पड़ रहा है, पास थ्रू जी सर। ऑथेंटिकेशन दिखाई पड़ रहा है, पासवर्ड राइट बैक नहीं दिखाई पड़ रहा है, राइट? यस सर। जो पासवर्ड राइट बैक के लिए दो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, एक समय में आप एक ही कॉन्फ़िगर करोगे, या तो पासवर्ड हैश जाएगा आपके पास, या तो पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन पास थ्रू जाएगा, या पासवर्ड हैश जाएगा।
पासवर्ड राइट बैक का लोकेशन ये है। आप जाओगे, क्लिक ऑन कस्टम सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, राज को फिर से अप्रूवल दो क्योंकि ये थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करता है। अगर आपने गलती से लॉग आउट कर दिया तो मे बी कि आपका सेशन जो है डाउन रहेगा और आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब आप देखिए पासवर्ड राइट बैक कहीं दिख रहा है? ये सर दिख रहा है ग्रुप राइट, वहाँ उसके ऊपर हाँ, पासवर्ड ग्रुप राइट राइट बैक बैक। के बाद ग्रुप राइट बैक है, उसके ऊपर पासवर्ड राइट बैक है, सबसे लास्ट में डिवाइस राइट बैक है। ठीक है, यस मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। बैक आ जाओ। कौन सा यूजर था हमारा जो ऑन प्रोमाइसेस से आया था? यही तीनों थे। यस सर। मैं टेलनेट का पासवर्ड रीसेट करने का प्लान कर रहा हूँ, सिर्फ प्लान कर रहा हूँ कि रीसेट हो जाए तो ज्यादा सही रहे। अब आप इस यूजर की प्रॉपर्टीज ओपन करोगे और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे। ठीक है, टेस्ट एट 123 मैंने ये पासवर्ड देने का प्लान किया। क्या बोल टेस्ट रहा 2 है ये? हुआ है। कोई यस दिक्कत नहीं, सर। टेस्ट नो नो 123 ये क्या बोल रहा है? sorry, we are not able to reset this user password right now. This may due to temporary issue on our end. Please wait a few minutes and try again. चलो हम एक बार @ लगा के देख लेते हैं। ये एरर था आपका तब तक आता रहेगा जब तक आप राइट बैक एक्टिवेट नहीं कर दोगे, अच्छा Okay. है ना? अब अगर हम इसे आके ऑन प्रोमाइसेस से राइट बैक वाले ऑप्शन को चेक मार्क करके इंस्टॉल कर दें और 5-7 मिनट बाद फिर से ट्राई करेंगे ना, तो ये हमें रीसेट करने का ऑप्शन दे देगा। ओके ओके सर, समझ में आ Okay, sir. क्योंकि सर ये मिडल पर्सन है, अगर हम ऐसा इन जनरल बोला गया है देसी लैंग्वेज में, सो राइट बैक मिडल पर्सन है। जब तक बीच का बंदा नहीं है तो वो हाँ हाँ हाँ, हंस अप्रूवल नहीं देगा, ये आपको करेक्ट अप्रूवल नहीं करेक्ट। प्रोवाइड करेगा। हाँ दोनों चीजें क्लियर हो गई। पासवर्ड हैश तो मैंडेटरी है भाई, पासवर्ड हैश के बिना कुछ नहीं होने वाला। आप पासवर्ड हैश हटा दोगे आपके यूजर काम करना बंद कर जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है पासवर्ड हैश तो आपको रखना ही पड़ेगा। पासवर्ड राइट बैक आप रखो या ना रखो आपकी मर्जी, बट पासवर्ड हैश तो आपको रखना ही पड़ेगा। क्लियर? और ओके ये सर। सर। ठीक है, अब इसके बाद और कंटेंट है अपने पास। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन है, एसएसओ है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिले। हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप ले चलेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए। ये जो पॉइंट था यहाँ तक हमारा ओके हो गया। उम्मीद है कि कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ यू हैव अ डाउट प्लीज लेट मी नो। नहीं सर, नो क्लियर है सर। यहाँ तक का। ठीक है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लीज ट्राई टू क्रिएट योर ऑन वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन पे आप एडी इंस्टॉल करो, और एडी इंस्टॉल करने के बाद सेम टास्क परफॉर्म करो। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिमेनिंग कंपोनेंट लाइक एसएसओ हो गया, डोमेन बदलने वाला प्रैक्टिकल हो गया, इन सभी टॉपिक पे। ठीक है, ओके सर। चलो टेक केयर गाइस, कल मिलते हैं सर मेरा सेम टाइम पे। मेरा एक सर थोड़ा पर्सनल एक क्यूरी है, इंडिविजुअल। हाँ प्लीज प्लीज टेल मी। या आप व्हाट्सएप पे पिंग कर दो। वो मैंने आपको पिंग किया था। वो क्या बोलते हैं, दोपहर में